बस एक पल के लिए मेरे साथ कुछ कीजिए। अपना एक हाथ अपनी छाती पर रखिए और बस अपनी सांस को महसूस कीजिए, अंदर और बाहर। ये शायद सबसे फंडामेंटल, सबसे ऑटोमेटिक चीज़ है जो हम करते हैं। हम इसके बारे में सोचते नहीं, बस इसके साथ जीते हैं। हाँ। पर क्या कभी रुककर ये सोचा है कि इस साधारण सी हलचल के पीछे कितनी अविश्वसनीय, कितनी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया छिपी हुई है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है, क्योंकि हर एक सांस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की एक सिम्फनी है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड। सिम्फनी, सही कहा। तो आज हम उसी सिम्फनी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल की पूरी जर्नी को ट्रेस करेंगे, एटमॉस्फेयर से लेकर हमारे सेल्स तक, और फिर एक वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड के वापस बाहर आने के रास्ते को समझेंगे। बिल्कुल। आज की हमारी ये पूरी चर्चा श्वसन प्रणाली यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर आधारित एक फाउंडेशनल चैप्टर पर है। और श्रोताओं के लिए एक जानकारी समझने में बिल्कुल आसानी हो और प्रिसिशन बनी रहे, इसलिए सोर्स के अनुसार हम सभी टेक्निकल टर्म्स, डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशंस को इंग्लिश में ही रखेंगे। हाँ, ये जरूरी है। हमारा मिशन आज एक पूरी तस्वीर बनाना है। कैसे अलग अलग जीव सांस लेते हैं, हमारे अपने लंग्स का आर्किटेक्चर कैसा है, सांस लेने का पूरा मैकेनिक्स, गैसों का ट्रेड और आखिर में हमारे ब्रेन का वो कमांड सेंटर जो इस पूरे ऑटोमेटिक शो को चलाता है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हमें ये सब करने की जरूरत ही क्यों है? Why breathe? ठीक है, इसे समझते हैं। हमारे सोर्स के हिसाब से ये सब एक ही शब्द पर आकर टिकता है, एनर्जी। हमारी सेल्स मतलब लगातार काम कर रही हैं और उस काम के लिए उन्हें ग्लूकोज जैसे सिंपल मॉलिक्यूल्स को तोड़ना पड़ता है। और ऑक्सीजन वो चाबी है जो उन मॉलिक्यूल्स में बंद एनर्जी को अनलॉक करती है। एग्जैक्टली। ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड डिराइव एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। लेकिन इस प्रोसेस में, इन कैटाबॉलिक रिएक्शंस में, एक वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो हार्मफुल है, जिसे निकालना जरूरी है। तो सांस लेना एक टू वे स्ट्रीट है, अच्छी चीज अंदर लाना और बुरी चीज बाहर निकालना। बिल्कुल। अपने सिस्टम में जाने से पहले सोर्स में एक बहुत ही दिलचस्प ओवरव्यू दिया गया है कि कैसे अलग-अलग लाइफ फॉर्म्स ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। हाँ, ये एवोल्यूशनरी सॉल्यूशंस की एक पूरी गैलरी जैसा है। जैसे सबसे सिंपल जीव, स्पंजेस और फ्लैटवर्म्स, उन्हें लंग्स की जरूरत ही नहीं होती। वो अपनी पूरी बॉडी सरफेस से सिंपल डिफ्यूजन के जरिए गैस एक्सचेंज कर लेते हैं। अच्छा। उनसे थोड़े ज्यादा एडवांस्ड, जैसे अर्थवर्म्स, वो अपनी मॉइस्ट आउटर लेयर, अपने क्यूटिकल का इस्तेमाल करते हैं। और इंसेक्ट्स का तो सिस्टम कमाल का है। ट्रेकियल ट्यूब्स का एक पूरा नेटवर्क जो हवा को सीधे उनके टिश्यूज तक पहुंचाता है, कोई मिडलमैन नहीं। फिर आते हैं ज्यादा स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर वाले जीव, एक्वाटिक लाइफ, जैसे मोलस्क से लेकर फिश तक। उन्होंने गिल्स डेवलप किए। ये पानी में घुली ऑक्सीजन को निकालने के लिए इनक्रेडिबली एफिशिएंट स्ट्रक्चर्स हैं। इसे ब्रांचियल रेस्पिरेशन कहते हैं ना? हाँ, ब्रांचियल रेस्पिरेशन। और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जैसे हम, उन्होंने इंटरनल सैक्स को चुना, जिन्हें लंग्स कहते हैं, यानी पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और फिर कुछ ओवर अचीवर्स भी हैं, जैसे मेढक, जो लंग्स से भी सांस ले सकते हैं और अपनी मॉइस्ट स्किन से भी, जिसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। एग्जैक्टली। ये सच में एक बेहतरीन रिमाइंडर है कि जिंदा रहने के एक से ज्यादा तरीके हैं। खैर, अब आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। चलिए हवा के एक मॉलिक्यूल की जर्नी को फॉलो करते हैं। सब कुछ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से शुरू होता है। वहां से हवा नेजल चेम्बर में जाती है और फिर फेरिंग्स में पहुंचती है, जो कि एक कॉमन पैसेज है फूड और एयर दोनों के लिए। इसके बाद आता है लैरिंग्स या साउंड बॉक्स, और यहाँ हमें इंजीनियरिंग का पहला शानदार नमूना मिलता है, द एपिग्लॉटिस। ओह, गले का ट्रैफिक कॉप। ये बिल्कुल सही डिस्क्रिप्शन है। ये एक पतला इलास्टिक फ्लैप है जो निगलते समय हमारी विंड पाइप को ढक लेता है, ताकि खाना गलत रास्ते पर न जाए। एक फ्लॉलेस सेफ्टी वाल्व। ठीक है। एपिग्लॉटिस के बाद हवा ट्रैकिया में एंटर करती है, एक सीधी ट्यूब जो हमारी छाती में नीचे जाती है, और फिर ये 2 प्राइमरी ब्रोंकाई में बट जाती है, हर लंग के लिए एक। हाँ, और यहीं से ब्रांचिंग शुरू होती है, एक उल्टे पेड़ की तरह। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई में डिवाइड होते हैं, जो आगे और छोटी ब्रोंक्यूल्स में बढ़ते जाते हैं,
और आखिर में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पर खत्म होते हैं। तो ये पूरा नेटवर्क एक तरह से एयर डिलीवरी हाईवे है। बिल्कुल, इसे हम कंडक्टिंग पार्ट कह सकते हैं। इसका काम सिर्फ हवा को ट्रांसपोर्ट करना नहीं है, बल्कि उसे फॉरेन पार्टिकल्स से क्लीन करना, ह्यूमिडिफाई करना और बॉडी टेम्परेचर पर लाना भी है। एक तरह का बिल्ट इन एयर कंडीशनिंग और प्योरिफिकेशन यूनिट। प्रिसाइसली। असली काम तो इस हाईवे के आखिर में होता है। तो अगर ये हाईवे है तो मार्केट प्लेस कहाँ है? मार्केट प्लेस है एक्सचेंज पार्ट, और ये है हमारी मंजिल। लाखों छोटे पतली दीवारों वाले गुब्बारे जैसे सैक्स, जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। यहीं पर वो जादू होता है। ऑक्सीजन का ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड से बाहर, एक्चुअल डिफ्यूजन। और ये पूरा स्ट्रक्चर मतलब हमारे लंग्स थोरैसिक चेंबर के अंदर रखे हुए हैं, जिसे सोर्स एक एयरटाइट चेंबर कहता है। और ये एयरटाइट होना बहुत जरूरी है। लंग्स खुद से एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वो एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन प्लूरा से घिरे होते हैं, जिसके बीच में फ्लूइड होता है, फ्रिक्शन कम करने के लिए। की टेकअवे ये है कि थोरैसिक चेंबर के वॉल्यूम में कोई भी बदलाव सीधे लंग कैविटी में रिफ्लेक्ट होगा। हम लंग्स का वॉल्यूम सीधे नहीं बदल सकते। बिल्कुल, हमें उस बॉक्स का साइज बदलना होगा जिसमें वो रखे हैं। और यहीं से बात मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, द एक्चुअल मैकेनिक्स। इस बॉक्स का साइज बदलने से हवा अंदर बाहर कैसे होती है? सोर्स कहता है कि ये सब एक प्रेशर ग्रेडियंट बनाने का खेल है। ये फिजिक्स का एक बहुत ही खूबसूरत एप्लीकेशन है। चलिए इंस्पिरेशन यानी सांस लेने की बात करते हैं। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। ये तब शुरू होता है जब आपका ब्रेन डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करने का सिग्नल भेजता है। अच्छा, तो डायफ्राम फ्लैटन होता है? हाँ, और वो थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम ऊपर से नीचे तक बढ़ा देता है। और साथ ही रिब्स के बीच की एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जो रिब केज को ऊपर और बाहर की तरफ खींचती हैं। इससे चेंबर का वॉल्यूम आगे, पीछे और साइड से भी बढ़ जाता है। तो बॉक्स का ओवरऑल वॉल्यूम थोरैसिक कैविटी का बढ़ जाता है। अब क्योंकि लंग्स इस बॉक्स के अंदर चिपके हुए हैं, तो वो भी खिंचते हैं और उनका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। और बेसिक फिजिक्स के हिसाब से अगर गैस का वॉल्यूम बढ़ता है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। एग्जैक्टली। तो प्रेशर इनसाइड आवर लंग्स, मतलब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, वो हमारे शरीर के बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा कम हो जाता है और हवा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। हवा अंदर खिंचती नहीं है, बल्कि एटमॉस्फेयर के वजन से अंदर धकेली जाती है। बिल्कुल सही। ये हुआ इंस्पिरेशन। और एक्सपिरेशन यानी सांस छोड़ना तो और भी एलिगेंट है, क्योंकि रेस्ट के समय ये एक पैसिव प्रोसेस है। कोई एनर्जी नहीं लगती। डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स बस रिलैक्स हो जाते हैं। बॉक्स छोटा हो जाता है। बॉक्स छोटा हो जाता है, लंग्स पर दबाव पड़ता है, उनका वॉल्यूम कम हो जाता है। इससे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा ज्यादा हो जाता है और हवा बाहर निकल जाती है। एक सिंपल एनर्जी एफिशिएंट इलास्टिक रिकॉइल। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि हवा अंदर बाहर कैसे जाती है, पर हम असल में कितनी हवा मूव करते हैं? क्या हर सांस एक जैसी होती है? ये हमें रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज पर लाता है। चलिए इन्हें लिस्ट करने के बजाय एनालॉजीज से समझते हैं। आप अभी आराम से बैठे हैं। आपकी जो नॉर्मल शांत सांस चल रही है, उसमें आप जितनी हवा अंदर बाहर कर रहे हैं, वो है टाइडल वॉल्यूम, टीवी, लगभग 500 ml। तो मेरी नॉर्मल ब्रीदिंग टाइडल वॉल्यूम है। हाँ, अब सोचिए कि आप पूल में डाइव करने वाले हैं। आप वो आखिरी गहरी सांस लेते हैं। अपनी नॉर्मल सांस के ऊपर आप जो एक्स्ट्रा हवा भर सकते हैं, वो है आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या IRV। ये एक बहुत बड़ा रिजर्व है, करीब 250 से 3000 ml। समझ गया। ये इमरजेंसी टैंक है, तो इसका उल्टा क्या है? इसका उल्टा है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या ERV। मान लीजिए आप बर्थडे केक की सारी मोमबत्तियां बुझा रहे हैं। आप नॉर्मल सांस छोड़ते हैं और फिर वो एक्स्ट्रा फोर्सफुल पुश देते हैं। वो जो एक्स्ट्रा हवा आप फोर्स करके बाहर निकाल सकते हैं, वो है ERV, लगभग 1000 से 1100 ml। और सोर्स में एक और वॉल्यूम का जिक्र है जिसे हम कभी बाहर नहीं निकाल सकते। हाँ, द रेजिडुअल वॉल्यूम RV। पूरी ताकत से सांस छोड़ने के बाद भी आपके लंग्स में करीब 1100 से 1200 ml हवा बची रहती है। ये बहुत ज़रूरी है ताकि लंग्स और छोटे एल्वियोले पूरी तरह से कोलैप्स न हो जाएं। ये मार्केट प्लेस को हमेशा खुला रखता है। ये तो बिल्कुल सेंस बनाता है। तो हवा अंदर है, लंग्स एक्सपैंड हो चुके हैं। अब मेन इवेंट, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन एल्वियोली तक पहुंच गई है और ब्लड इंतजार कर रहा है।
और ये पूरा एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन से होता है, जो एक प्रेशर ग्रेडियंट से चलता है। इसे समझने के लिए हमें पार्शियल प्रेशर की बात करनी होगी। हवा जैसी गैस मिक्सचर में हर इंडिविजुअल गैस जो प्रेशर डालती है वो इसका पार्शियल प्रेशर होता है। इसे हम ऑक्सीजन के लिए PO2 और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए PCO2 लिखते हैं। तो ये इस पर निर्भर करता है कि किस गैस में कितना पुश है। प्रिसाइसली। और ग्रेडियंट्स बहुत साफ हैं। एल्वियोलाई में जो हवा आपने अभी अंदर ली है उसमें ऑक्सीजन बहुत है, तो PO2 हाई होता है, लगभग 104 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो PCO2 लो होता है, करीब 40 mmHg। और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी टिश्यू से लंग्स में आ रहा है उसका क्या? उसमें बिल्कुल उल्टा होता है। वो सेल्स को ऑक्सीजन देकर आया है तो उसका PO2 बहुत लो है, सिर्फ 40 mmHg, और वो वेस्ट उठाकर लाया है तो उसका PCO2 हाई है, करीब 45 mmHg। होता है। ऑक्सीजन ब्लड में लो प्रेशर देखकर अंदर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में लो प्रेशर देखकर बाहर आ जाती है। एक ऑटोमेटिक ट्रेड। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, इन नंबर्स में एक इंटरेस्टिंग चीज है। ऑक्सीजन का प्रेशर ग्रेडियंट बहुत बड़ा है, करीब 64 mmHg का डिफरेंस, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये सिर्फ 5 mmHg है। हाँ, ये तो है। तो फिर CO2 मूव ही क्यों करती है अगर पुश इतना कमजोर है? बहुत अच्छा सवाल है, और ये CO2 की एक छिपी हुई सुपर पावर की तरफ इशारा करता है। उसकी सॉल्युबिलिटी। CO2 O2 के मुकाबले ब्लड में 20-25 गुना ज्यादा सॉल्युबल है। ओह, इसका मतलब है कि उसे ज्यादा पुश की जरूरत ही नहीं है। वो नेचुरली ही ब्लड और लंग्स के बीच मूव करने में बहुत बेहतर है। उसके लिए जैसे एक एक्सप्रेस लेन बनी हुई है। वाह, तो एक्सचेंज हो गया। ऑक्सीजन अब ब्लड में है, अब ये मेरे पैर की मसल सेल या ब्रेन के न्यूरॉन तक कैसे पहुंचेगी? ये ट्रांसपोर्ट फेज है, ब्लड ट्रांसपोर्ट मीडियम है। और इस कहानी का हीरो है हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर का एक मॉलिक्यूल, हीमोग्लोबिन। लगभग 97% ऑक्सीजन इसी रेड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट से बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होती है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए एक स्पेशलाइज्ड डिलीवरी ट्रक है। एक बहुत स्मार्ट डिलीवरी ट्रक। ये ऑक्सीजन के साथ एक रिवर्सिबल तरीके से बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ये बाइंडिंग लगभग पूरी तरह से ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करती है। लंग्स में जहां PO2 हाई है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए अफिनिटी बहुत हाई होती है और वो पूरी तरह से लोड हो जाता है। और टिश्यूज में जहां सेल्स ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही हैं, वहां PO2 लो होता है। एग्जैक्टली। जब हीमोग्लोबिन ट्रक टिश्यूज में पहुंचता है और लो PO2 देखता है तो ऑक्सीजन के लिए उसकी अफिनिटी एकदम से गिर जाती है और वो अपना कार्गो वहीं अनलोड कर देता है जहां उसकी जरूरत है। इस रिलेशनशिप को फेमस ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व से डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, तो वापसी का सफर कैसा है? CO2 का कचरा कैसे हटाया जाता है? CO2 का ट्रांसपोर्ट थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सिर्फ 20-25% ही हीमोग्लोबिन ट्रक पर वापस सवारी करता है, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन बनाकर, और करीब 7% ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है। मतलब अभी भी एक बड़ा हिस्सा, करीब 70% बचा हुआ है। वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? मेजॉरिटी CO2 को सफर के लिए किसी और चीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेस नाम का एक एंजाइम तेजी से CO2 को बाइकार्बोनेट आयंस में बदल देता है। CO2 ब्लड में मुख्य रूप से इसी तरह ट्रैवल करती है। और जब ये ब्लड लंग्स तक पहुंचता है? जब ये ब्लड लंग्स में पहुंचता है, जहां PCO2 लो है, तो एंजाइम रिएक्शन को रिवर्स कर देता है, बाइकार्बोनेट को वापस CO2 में बदलकर, जिसे हम सांस के साथ बाहर निकाल देते हैं। एक अविश्वसनीय रूप से एफिशिएंट वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स सेल्फ एडजस्टिंग सिस्टम है, पर इस पूरे ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर कौन है? हमें क्या बताता है कि एक्सरसाइज करते समय तेज सांस लो या सोते समय धीमी? कंडक्टर हमारा न्यूरल सिस्टम है, स्पेसिफिकली हमारा ब्रेन। सोर्स ब्रेन के मेडुला रीजन में एक स्पेशलाइज्ड सेंटर की ओर इशारा करता है, जिसे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहते हैं। ये हमारा प्राइमरी पेसमेकर है। तो बस एक सेंट्रल क्लॉक? नहीं, एक और सेंटर है पॉन्स रीजन में, जिसे पीनियोटैक्सिक सेंटर कहते हैं। इसे फाइन ट्यूनर समझिए। ये रिदम सेंटर के सिग्नल्स को मॉडरेट कर सकता है, जैसे इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कम करके रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा सकता है। अच्छा, एक मेन क्लॉक और एक फाइन ट्यूनर। पर उन्हें पता कैसे चलता है कि टेम्पो कब एडजस्ट करना है? फीडबैक लूप क्या है? ये बहुत लॉजिकल सवाल है।
ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि ऑक्सीजन सेंसर्स फीडबैक देते हैं, लेकिन यहीं पर हमारा सोर्स मटेरियल एक बहुत ही सरप्राइजिंग इंसाइट देता है। क्या? रिदम सेंटर के पास एक कीमोसेंसिटिव एरिया है जो ब्लड में CO2 और हाइड्रोजन आयंस के बदलाव के प्रति हाईली सेंसिटिव है। अगर CO2 का लेवल थोड़ा सा भी बढ़ता है तो ये एरिया एक्टिवेट हो जाता है और रिदम सेंटर को अर्जेंट सिग्नल्स भेजता है कि प्रोसेस को तेज करो ताकि एक्सेस CO2 को बाहर निकाला जा सके। 1 मिनट, मतलब मैं ये सही समझ रहा हूँ? मुझे हमेशा लगता था कि हाफना मतलब मेरा शरीर ऑक्सीजन के लिए चिल्ला रहा है, पर आप कह रही हैं कि ये असल में मेरे शरीर का कचरे के जमा होने पर पैनिक करना है। ये कहने का बिल्कुल सही तरीका है। सोर्स साफ साफ कहता है, एंड आई क्वोट, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। आपका ब्रीदिंग रेट सेकेंड बाय सेकेंड जिस प्राइमरी ड्राइवर से कंट्रोल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है। ये तो सांस लेने के बारे में मेरी पूरी सोच ही बदल देता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो सबसे पहले वेस्ट मैनेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। कमाल है। हाँ, और जाहिर है इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम में कुछ गड़बड़ियां भी हो सकती हैं। सोर्स कुछ डिसऑर्डर्स का जिक्र करता है, जैसे अस्थमा। हाँ, एस्थमा, जिसमें सांस लेने में तकलीफ और वीजिंग होती है। ये ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। मतलब सिस्टम के हाईवेज सैंकड़े और जाम हो जाते हैं। फिर है एम्फाइसीमा। दिस इज सोर्स एक बड़े कारण से जोड़ता है। बिल्कुल, एम्फाइजीमा एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है जिसमें एल्वियोली की दीवारें डैमेज होकर टूट जाती हैं। तो हमारे मार्केटप्लेस एनालॉजी में लाखों छोटी स्टॉल्स की जगह बड़े ढीले इनएफिशिएंट सैक्स बन जाते हैं। गैस एक्सचेंज का टोटल सरफेस एरिया कम हो जाता है और सोर्स साफ कहता है इसका एक मेजर कॉज सिगरेट स्मोकिंग है और ये डैमेज इरिवर्सिबल है। और आखिर में ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ये कुछ इंडस्ट्रीज जैसे पत्थर तोड़ने या माइनिंग में धूल के लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से जुड़ा है। लगातार धूल के कण अंदर जाने से इन्फ्लेमेशन होती है जिससे फाइब्रोसिस हो जाता है, यानी लंग्स में फाइब्रस स्कार टिश्यू बनने लगता है। इससे लंग्स सख्त हो जाते हैं और बुरी तरह डैमेज हो जाते हैं। क्या सफर था। हमने एक सांस को महसूस करने से शुरुआत की और उसे एक अविश्वसनीय सिस्टम के जरिए फॉलो किया। हमने प्रेशर ग्रेडियंट्स की फिजिक्स देखी, गैस एक्सचेंज की केमिस्ट्री, हीमोग्लोबिन का जीनियस और ये चौंकाने वाला सच कि ये सब हमारे ब्रेन में एक ट्रैश डिस्पोजल अलार्म से कंट्रोल होता है। अगली बार जब हमारे श्रोता सांस लेंगे तो वे इस साइलेंट ऑटोमेटेड मास्टरपीस के बारे में सोच सकते हैं जो बैकग्राउंड में काम कर रहा है। और CO2 के बारे में उस हैरान कर देने वाले फैक्ट से हमारे लिए एक आखिरी सोचने वाला सवाल खड़ा होता है। हमारे शरीर का सांस लेने का प्राइमरी ट्रिगर एक जरूरी फ्यूल O2 की कमी से ज्यादा एक वेस्ट प्रोडक्ट CO2 के बढ़ने के प्रति सेंसिटिव है। तो ये एवोल्यूशन की प्रायोरिटीज के बारे में क्या बताता है? हमारे शरीर ने ऐसा सिस्टम क्यों इवॉल्व किया जो ग्रोसरीज लाने से ज्यादा कचरा बाहर निकालने की फिक्र करता है? किन एनवायरमेंटल प्रेशर्स ने वेस्ट मैनेजमेंट को नंबर 1 प्रायोरिटी बना दिया होगा?